इंडस वैली सिविलाइजेशन और जो हम मॉडर्न इंडिया को जिस तरीके से जानते हैं, उसमें एक 500 साल का मिसिंग पीरियड आता है। और वो मिसिंग पीरियड इसलिए माना जाता है कि उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती है, कहीं पर पढ़ाया नहीं जाता है। महाजनपद का पीरियड, उस एक तो ये मिसिंग लिंक क्या है, और उसके बाद उस मिसिंग लिंक में क्या क्या हुआ, ये हम आज डिस्कस करेंगे। क्या क्या चेंजेस आए भारतवर्ष में जो आज तक बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स उसने दिखाए, और उसका ओरिजिनेशन जहाँ था वो पीरियड मिसिंग है क्यों। इसका हमें प्रूफ तो मिलता है टेक्स्ट बुक्स में भी। एक छोटे से पैराग्राफ में हमें पढ़ा के निकाल दिया जाता है कि 600 BC तक हमारी वैदिक एज, या फिर हम जो भी कहें सिविलाइजेशन एज, जो चल रही थी। और अराउंड 300 BC में जब मगध एम्पायर स्टार्ट हुआ, उससे पहले रेस्ट ऑफ इंडिया में क्या हो रहा था? 600 BC से 300 BC में जब इंडस वैली या फिर सिंधु सरस्वती सभ्यता हम बोलते हैं, वो जब थी, तो रेस्ट ऑफ इंडिया के अंदर जो हंटर गैदरर्स थे, उन्होंने भी सभ्यताएं बनाना या फिर उन्होंने भी शिष्टाचार समझा और वो बसने लगे। जब वो बसने लगे तब वैदिक एज में, वेदों में ये कहा गया है कि वर्ण सिस्टम शुरू हुआ था। जो वर्ण सिस्टम था उसके हिसाब से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 अलग अलग क्लासेस में डिवीजन था। और उस डिवीजन के कारण कुछ लोगों का ये धर्म था कि वो रूल करें या फिर फाइट करें। इस कारण कई छोटे छोटे ग्रुप्स ऐसे बने कि लीडर्स उसमें से इमर्ज होकर बाहर आने लगे। और उन लीडर्स ने बनाए जनपद, जिनको बहुत छोटा गांव समझ लीजिए, कि कुछ 100-150 परिवार हैं, उनका एक जनपद है। उसका एक जनपद का एक राजन है, उसको राजन पर्टिकुलरली बोला जाता था। और इन जनपदों का जब मर्जर हुआ, जब ये एक साथ एक जगह पे एकजुट हुए, तो महाजनपद बने। 600 BC के आसपास ये महाजनपद बनना स्टार्ट हुए। डेक्कन से ऊपर 16 महाजनपद हमें देखने को मिलते हैं, जो मगध से लेकर गांधार तक फैले हुए थे। गांधार जो आज अफगानिस्तान में है, वहाँ तक फैले हुए थे। इसमें मुख्य जनपद थे जैसे अवंती, जो आज उज्जैन है। फिर उसके बाद में कौशल हम बात करते हैं, हम मिथिला की बात करते हैं, हम लोग वज्जी की बात करते हैं। तो ये सारे जो महाजनपद थे, इनका मोर और लेस सेम एरा था, और इनका सेम टाइप का कल्चर, सिमिलर कल्चर इसमें देखने को मिला है। पर एक बहुत बड़ा पॉइंट इमर्ज होता है जो आपने बोला उसमें से, कि मैंने जितना पढ़ा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु सरस्वती सभ्यता में कभी भी राजा होने का कोई प्रमाण नहीं मिला। बहुत लोगों ने ये कहा कि उधर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी वो राजमहल थे, लेकिन बाद में इंडियन स्कॉलर्स और वेस्टर्न स्कॉलर्स ने भी ये बोला है कि ये कम्युनिटी सेंटर्स थे, किसी भी तरह का शासन नहीं होता था। लेकिन ये जनपद जो आपने बताया, जो बाद में आगे चल करके महाजनपद बने, यहाँ पर आपने कहा कि राजा इमर्ज हुए, किंग लाइक फिगर्स इमर्ज हुए। तो ये ट्रांजिशन कैसे हो गया सोसाइटी में अचानक से? तो ये एक ऐसा ट्रांजिशन नहीं है कि जो ओवर नाइट हो गया। तो पहले मैं इंडस वैली के बारे में कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं। हमें ये देखने को मिलता है कि कोई सेंट्रल फिगर नहीं था। अगर राजा थे तो वो इम्पॉर्टेंट नहीं थे। जो वहाँ की पॉपुलेशन थी, जो वहाँ पे लोग रहते थे, उनके अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटिव कोलैबोरेशन था कि उन्होंने एक ऐसी सोसाइटी बनाई जहाँ पे आपको राजा की इम्पॉर्टेंस नहीं है। हम उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक ऐसा था जो बिना राजा के सर्वाइव कर सकता था। ऐसी सिविलाइजेशन थी। अब ये हमें दोबारा कि महाजनपद तक हम कैसे पहुंचे, वो पूरा लगभग 1200 से 1400 साल का सफर कैसा था, वो दोबारा आता है 4.2 के किलो ईयर इवेंट पे। कि जब ड्रॉट आई, जब माइग्रेशन स्टार्ट हुआ, जब हम गंगा की तरफ गए, जब वहाँ पे दोआब रीजन में ऑक्रे कलर्ड पॉटरी, पेंटेड ग्रेवेयर, ये वाली, और हमारी जेड ब्लैक पॉटरी, जब ये 3 सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई, ये अब छोटे छोटे गाँव में रह रही थी। अब उनके लिए उनकी अपनी ज़मीन इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि उनको वहीं पे खेती करनी है, उनको वहीं पे रहना है। तो जब आप छोटी सभ्यताओं में कॉन्सेंट्रेटेड रहते हो, तब आपके अंदर होता है कि मैं और लैंड एक्वायर करूं। जब आप एक्विजिशन करते करते फैलना स्टार्ट करते हो, तब आपके कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम अभी रह रहे हैं गुड़गांव में। दिल्ली हमारे लिए आज के टाइम में दूर नहीं, आज के टाइम में तो बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। अब ये लगा लो कि दिल्ली लगभग 40 किलोमीटर है जहाँ पे हम बैठे हैं वहाँ से। अब 40 किलोमीटर तक मैं अपना लैंड फैलाता रह रहा हूँ, फैलाता जा रहा हूँ। फिर दिल्ली में भी कोई राजा है जिसका अपना कबीला है, उसके लिए कॉन्फ्लिक्ट हो गया, अब वहाँ पे लड़ाई होगी। तो ये जो सिविलाइजेशनल ट्रॉमा के बाद में
एक्सपेंशन की भूख थी, वहां से जनपदों की शुरुआत हुई। ये है ट्रांजिशन पीरियड, जिसको बहुत ही एक छोटी सी लाइन में, जैसे गौरव ने बोला, हमारे बुक्स में लिख दिया जाता है। तो गौरव, ये जो ट्रांजिशन हरी भाई ने अभी बताया, क्या ऐसा हो सकता है कि वो अभी भी कबीले ही थे पर हम उन्हें राजा समझ रहे हैं आज की डेट में, या इसका कोई प्रमाण मिलता है हमें कि वो राजा वाले एक सिस्टम में सोसाइटी का ट्रांजिशन हो गया था? जिस तरह का एरिया हमें मैप्स में मिलता है महाजनपदों का, उतना बड़ा एरिया कोई कबीले का सरदार मैनेज नहीं कर सकता। उसको रिसोर्सेज चाहिए, उसको हॉर्सेस चाहिए, डेफिनेटली उसको एक सेना चाहिए बड़ी, उसको रहने के लिए या काम करने के लिए बड़ा एक महल चाहिए। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ये आपसी लड़ाई के कारण हुआ। सिंधु सरस्वती सभ्यता में हमने ये नहीं देखा कि आपस में लोग लड़ रहे हैं, बहुत कम ऐसा मिला होगा, मगर यहाँ महाजनपदों में आपस में लड़ाई बहुत हुई थी। और इसमें भी कई सारी ऐसी सभ्यताएं थी, कई सारे ऐसे महाजनपद थे जो वीक पड़ गए। अवंती जैसे कि उज्जैन है, वो बहुत ही स्ट्रांग सभ्यता थी, जो साउथ की तरफ, जो उन महाजनपदों के साउथ की तरफ थी। और ईस्ट में जो मगध थी, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग सभ्यता या महाजनपद था, क्योंकि उनके पास दो चीज़ें थी। पहला तो वो गंगा के बेसिन में थे सिचुएटेड, तो सारा का सारा जो फर्टाइल सॉइल है, गंगा जो बहा कर ले जाती है, यमुना गंगा, वो सारा का सारा वहाँ आता था मगध में। यानी फर्टाइल सॉइल उस समय में एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट था वेल्थ के भी। कोर्स, क्योंकि एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन, और जितना ज़्यादा आपके पास में प्रोड्यूस होगा, उतना ज़्यादा सरप्लस फूड ग्रेन होगा, आप ट्रेड अच्छा कर पाएंगे, आपके पास पैसा आएगा। दूसरा, आयरन बहुत ज़्यादा था। आज भी हम देखते हैं झारखंड, बिहार, उड़ीसा वाले एरिया में आयरन माइंस हैं। जब आयरन की डिस्कवरी हो चुकी थी, आयरन टूल्स बना चुके थे, जितना अच्छा आयरन टूल आपके पास में है, उतना ज़्यादा एग्रीकल्चर आप कर पाएंगे, उतना तगड़ा आप फाइट कर पाएंगे, उतनी अच्छी वॉर्स लड़ पाएंगे। तो ये सरप्राइजिंग बात नहीं है कि जब इन 16 जनपदों का जब 300 BC के आसपास जब मर्जर हुआ, तो वो मगध एम्पायर में मर्जर हुआ, मगध के ध्वज के तले। हाँ। और सबसे वेस्टर्न मोस्ट जो जनपद, महाजनपद था गांधार का, वो भी 300 BC के आसपास मगध के अंदर आ गया था। मगध का एक्सपेंशन, मगध ईस्टर्न मोस्ट महाजनपद था, और वेस्टर्न मोस्ट महाजनपद भी गांधार का था, वो भी मगध के अंदर आ गया था। इसका प्रूफ हमें कैसे मिलता है? अलेक्जेंडर द ग्रेट जब 300 BC के आसपास अटैक करने आए थे इंडियन सबकॉन्टिनेंट को, तो उन्होंने गांधार पर अटैक किया था सबसे पहले, और वहाँ पर उनका सामना हुआ था मगध एम्पायर से, जहाँ पर नंस रूल कर रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि महाजनपद मगध जो था, वो सबसे स्ट्रॉन्ग इमर्ज होकर सारे महाजनपदों को एंगल्फ कर लेता है। तो अल्टीमेटली इसका मतलब मगध एम्पायर का जो कंसोलिडेशन था, वो ये जनपद और महाजनपद वाले एरा में होता है। और इसीलिए जो सिंधु सभ्यता के बाद जो सबसे बड़ा हमें एम्पायर दिखता है, वो अचानक से मगध दिखता है हिस्ट्री की किताबों में। पर ये जो बीच में अलेक्जेंडर वाली स्टोरी आपने बोली, ये इसमें बड़ा डिबेट है कि क्या हुआ था उस समय, क्योंकि कई ऐसी किताबें हैं जो ये कहती हैं कि उनको इतना पसंद आ गया था भारतवर्ष की वो खुद बेखुद स्वेच्छा से लौट गए थे। और कई लोग ये कहते हैं कि उन्होंने इतना भारी रेजिस्टेंस जो उन्होंने सोचा नहीं था वो फेस करा, जिसकी वजह से उन्हें वापस लौटने के अलावा, जान बचाने के अलावा कोई चारा नहीं था। हुआ क्या था ये इस समय, और उसका क्या प्रमाण मिलता है? तो पहले तो जो अलेक्जेंडर की कूच हुई भारत के ऊपर, उसका प्रमाण हमें भारत के किसी भी टेक्स्ट में नहीं मिलता। भारत में सिकंदर या अलेक्जेंडर नाम का कोई व्यक्ति था ही नहीं जिसने कभी अटैक किया। इससे हमें पहली चीज क्या पता लगती है? मगध के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं था। मतलब जो हमारे यहाँ के हिस्टोरियंस ने जो भी लिखा है उसमें उनका कोई रिकॉर्ड नहीं आता। एग्जैक्टली। और मगध में पोइट्री बहुत ज्यादा थी। पर ये ऐसे में एक थ्योरी देता हूँ, अगर उन्होंने दूर से देखा, बोला बहुत बढ़िया लैंड है, सब बढ़िया, और लौट गए, तो मगध को कैसे पता चलेगा कि वो है? नहीं, यहाँ पे इस कहानी पे पूरा आता हूँ मैं। तो पहले अगर हम देखें, मगध ने बहुत सारे प्लेस लिखे। हमें मगध के बारे में पता कहाँ से लगता है? उन्होंने जो नाटक लिखे, धनानंद के बारे में लिखे, जो भी नंद एम्पायर के बारे में लिखे, हमें महाजनपद की सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है वहाँ के नाटक और पोइट्री से। और अगर आप एक और चीज़ नोटिस करो कि मगध जो है वो आज बिहार का एरिया है, और अभी हम बात कर रहे हैं 300 ईसा पूर्व की। ये गुप्ता एम्पायर तक पाटलिपुत्र जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहा है। तो इसने 1000 साल तक बिहार ने राज किया पूरे भारत पे। तो जब मगध के अंदर हमें सिकंदर का कोई वर्णन नहीं मिलता, तो हमारे पास में ये सारी की सारी
इंफॉर्मेशन कहां से आई? ग्रीक हिस्टोरियन से। अब ग्रीक हिस्टोरियंस ने इंडियन वॉर के बारे में जो लिखा है वो अलेक्जेंडर के मरने के 500 साल बाद लिखा है। ये भी इमीडिएट डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, इसीलिए कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है कि आखिर बैटल ऑफ हाइडेस्पस में हुआ क्या था। हाँ। अब पोरस और अलेक्जेंडर दोनों भिड़े बैटल ऑफ हाइडेस्पस में। उसके अंदर अलेक्जेंडर का घोड़ा बूसीफिलस जो है वो घायल हो गया। उसके बाद में अलेक्जेंडर की फौज ने मना कर दिया आगे बढ़ने के लिए। ये है स्टोरी जो बताई जाती है ग्रीक इतिहासकार के साथ में कि अलेक्जेंडर ने पोरस को हरा दिया था। उसने बोला कि मैं तेरे साथ क्या करूं? पोरस ने बोला जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है, सर काट दे मेरा। कहता आई एम इम्प्रेस्ड, आई विल गो बैक। अलेक्जेंडर का सपना था कि उसको भारत पे कांकर करना है। ये मेगास्थनीज की इंडिका में लिखा हुआ है, ये उनके हिस्टोरियंस में लिखा हुआ है, क्योंकि सिंधु का नाम इंडस ग्रीक्स ने डाला है। तो यानी कि सिंधु सरस्वती सभ्यता से यूरोप में आइडिया था कि यहाँ पे ये लैंड है। और हमने अपनी जीसस वाली वीडियो में भी डिस्कस किया है कि जो वहाँ पे कपड़े आते थे उनको सिंधन बोलते थे, हिंदन बोलते थे। तो इंडिया का ट्रेड होता था। अब भारत उस टाइम पे सबसे रिच कंट्री था, डोमिनेटेड था जीडीपी में। तो अलेक्जेंडर को दुनिया जीतनी थी, उसके लिए दुनिया भारत था। और अगर आप मुझे ये बताओ, आप आज बहुत बड़े पॉडकास्टर बनना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल कल आपको मोदी जी बोले कि आप मेरे साथ में पॉडकास्ट करो। आप बोलोगे मेरे पास में मोदी जी का निमंत्रण आ गया, मेरी तो लाइफ तृप्त होगी, मैं पॉडकास्ट नहीं कर रहा। आप करोगे वो पॉडकास्ट। अगर वो पोरस को हरा के आगे बढ़ सकता था और उसका भारत का वो सपना था, वो पीछे क्यों जाएगा? अब लॉजिकली बताओ मुझे इसका। ठीक है, सेना ने रिवोल्ट कर दिया, उसकी सेना स्लेव आर्मी थी, ठीक है, वो बाकी सेना नहीं इकट्ठी कर सकता था। और उसके बाद इंटरेस्टिंग बात क्या है, वापस जाते जाते बेबीलोन में मर गया। क्यों मरा? कोई कहता है स्मॉल पॉक्स, कोई कहता है वायरल फीवर, जो भी था। इंडिया के बाद में वो कोई भी कूच नहीं कर पाया। मेंटल ब्लो भी हो सकता है, फिजिकल ब्लो भी हो सकता है, उसका घोड़ा भी मर गया। तो उस टाइम पे मगध इतना स्ट्रांग था कि अलेक्जेंडर को उनसे भिड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, वो पहले डर गया। पर गौरव भाई, आपका क्या पर्सपेक्टिव है? ये एक पर्सपेक्टिव है, आप इस वाले पर्सपेक्टिव में बिलीव करते हो या आपका अलग थ्योरी है? मेरे हिसाब से पोरस ने जब अलेक्जेंडर से लड़ाई की होगी। पोरस की कहानी थोड़ी सी बता दो जिन लोगों को नहीं पता है। पोरस एक लोकल किंग था जो सबसे करीब होने के कारण पर्शिया के अलेक्जेंडर के सबसे पहले चपेट में आया। वो फंस गया। बस हम अगर इतनी ही कहानी अभी जान लें तो वो बहुत है। ज्योग्राफिकली वो उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी, क्योंकि अलेक्जेंडर जैसे ग्रेट एम्पायर होल्डर के सामने वो आ गया। उसके बावजूद पोरस ने अलेक्जेंडर को जो टक्कर दी है, हो सकता है पोरस हार गया हो अलेक्जेंडर से, मगर जो भी बैटल हुई है उसमें इतना डैमेज तो किया ही है पोरस ने कि अलेक्जेंडर और कोई वॉर लड़ने लायक नहीं बचा। और ये बात कंप्लीटली मिथ है कि वो इंडिया को बहुत अच्छा लैंड उसने समझा, इसलिए उसने उस पर अटैक नहीं किया, क्योंकि अलेक्जेंडर वॉज नॉट दैट काइंड। वो वॉरियर था और उसने जिस तरह से पर्शियन एम्पायर को रौंदा वो ब्रूटल भी था। तो वो कोई काइंड हार्टेड पर्सन नहीं था। जैसा आपने बताया कि आप दोनों ने जो बताया, इंडियन टेक्स्ट के अंदर इस बैटल का ज़्यादा कोई जिक्र नहीं मिलता। ज़्यादा नहीं, कोई जिक्र है ही नहीं। तो कोई ये भी कह सकता है कि अगर पोरस ने अलेक्जेंडर को इतनी बुरी तरह हराया था तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जिक्र नहीं है? क्योंकि पोरस कोई राजा नहीं था। हाँ, हम आज के टाइम में उनको राजा बोलते हैं। वो एक कबीले, वो एक छोटी सी रियासत के, आप उनको चीफ्टन बोल सकते हो पोरस को, जो नंद एम्पायर के अंडर काम कर रहा था। वो कोई इतना बड़ा किंग नहीं था कि वो अपनी विक्ट्रीज के बारे में लिखे। और पोरस के बेटे का भी जिक्र आता है। तो ऐसा बोला जाता है कि पोरस के बेटे शहीद हो गए थे उस बैटल में, और उनका नाम भी पोरस था। बेसिकली पुरुषोत्तम है इनका नाम, जिन्होंने ग्रीक्स ने इनको पोरस लिखा। और हैरानी वाली बात यह है कि पुरुषोत्तम का भी हमारे इतिहास में कोई जिक्र नहीं है। मतलब ही वॉज नॉट एन इम्पॉर्टेंट किंग टिल द बैटल हैपेंड। मतलब एक चीफ्टन नहीं हरा दिया था अलेक्जेंडर। हराया या नहीं हराया, हाँ, मगर उसको इस काबिल नहीं छोड़ा कि वो और कुछ कर सके। उसके बाद में हम ये राइटली देखते हैं कि अलेक्जेंडर की डेथ होती है मिस्टीरियस रीजंस के कारण। हो सकता है वो वॉर वुंड्स हों, हो सकता है वहाँ का वेदर सूट नहीं किया हो, नई डिजीजेस मे बी पॉसिबल। बट अलेक्जेंडर का जो क्रूसेड था वो सिर्फ 32 साल की उम्र का जब वो हुआ तब एंड हो गया। यस, ठीक है। तो और ये कौन से साल की बात होती है? 326 ईसा पूर्व, 326 BC। अब यहाँ तक
मगध एम्पायर का कंसोलिडेशन हो चुका था? यस। अराउंड 300 BC हम ये देखते हैं कि सारा का सारा महाजनपद एरिया जो था वो मगध एम्पायर में आ गया, और सबसे पहले जो इंडिया का यूनिफिकेशन, जो क्रेडिट जिसको जाता है वो मगध को ही जाता है। और उसके बाद में जो एक्सपांशन किया है, जो साउथ इंडिया की तरफ भी बढ़ने की कोशिशें की हैं, नॉर्थ ईस्ट को भी कैप्चर किया है, वो किया है मगध में। एक नई डायनेस्टी आई थी जो कहते हैं मौर्य डायनेस्टी, हाँ। चंद्रगुप्त मौर्य, जो कौटिल्य या चाणक्य जिनके गुरु बने। और चाणक्य पड़े थे इसी गांधार में जहाँ पर अलेक्जेंडर ने आकर अटैक किया था, इसी तक्षशिला में। हाँ। और वहाँ तक्षशिला के टीचर भी थे चाणक्य। तक्षशिला के अंदर टीचर थे जिन्होंने बाद में मगध की कमांड संभाली एज अ धर्मगुरु। वो गए थे नंद डायनेस्टी के रूलर के पास में गांधार से, क्योंकि उस पर तक्षशिला पर बहुत अटैक्स हो रहे थे। वो हेल्प मांगने के लिए गए थे उसके पास में, मगध एम्पायर में किंग के सामने खड़े हुए जाके। और किंग ने उनका मजाक उड़ाकर बाहर फेंक दिया कि यार तुम ये इसको क्यों अंदर ले आए हम। और उन्होंने ये शपथ ली कि मैं इस किंग का सर्वनाश करूंगा। तक्षशिला में उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को, एक बच्चे को ट्रेन किया गांधार में ट्रेंड हुआ चंद्रगुप्त मौर्य जाता है मगध में, पटना में, पाटलिपुत्र में, और वहाँ जाकर वहाँ के किंग की वो सर्वनाश करके वहाँ पर मौर्य एम्पायर खड़ा करता है। तो ये मिसिंग लिंक है इंडस वैली सिविलाइजेशन और मगध एम्पायर, भारतवर्ष में, जिसकी स्थापना कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य ने करी। और क्योंकि ये पहला किंग डायनेस्टी कैसे चलना चाहिए उसका धर्म चंद्रगुप्त मौर्य ने लिखा या समझा और सिखाया, इसलिए ये बोला जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने भारतवर्ष की पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव एस्टैब्लिशमेंट करी है। एग्जैक्टली। और इनका जो राज्य है वो पर्शिया से लेकर अपने बंगाल तक और साउथ में तमिलनाडु के थोड़े से नॉर्थ तक जाता था। सबसे बड़ा एम्पायर, औरंगजेब से भी शायद बड़ा एम्पायर था इनका। और उस समय जब चंद्रगुप्त मौर्य रूल कर रहे थे, उस समय शायद इतना बड़ा एम्पायर, इतना बड़ा समकालीन एम्पायर किसी का नहीं था। यस। और इस पूरे एरा में चाणक्य ने क्या क्या चीज़ें एस्टैब्लिश करी थी, क्योंकि उसके बाद उस सब कौटिल्य नीति की बहुत लंबे धरोहर है, बहुत लंबे समय तक उसकी कंटिन्यूटी दिखाई देती है। तो क्या क्या एस्टैब्लिश हुआ था इस समय? देखिए, चाणक्य नीति की हम बात करें तो 2-3 पॉडकास्ट एपिसोड्स भी कम पड़ जाएंगे। हाँ। बट बेसिकली ये समझ लेते हैं कि उन्होंने कुछ रूल्स बनाए इकोनॉमी के और गवर्निंग के, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी, अर्थशास्त्र और राजनीति। उन्होंने राजनीति समझाई कि कैसे की जानी चाहिए। और काफ़ी सारे उनके जो लॉज हैं वो हमें काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी लग सकते हैं आज की डेट में, मगर जो लॉज उन्होंने बनाए थे वो उस समय के बिहेवियर को, और आज भी ह्यूमन बिहेवियर को, वो क्लियरली सुपरसीड करते हैं कि कैसे कोई राजा राज करे कि ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करके उसको गवर्न कर सके। और चंद्रगुप्त मौर्य की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने आमरण राज्य नहीं संभाला। वो अपने बेटे को राज्य दे के संन्यास लेकर चले गए। इतने बड़े राज्य का राजा छोड़ के जा रहा है, और उन्होंने अपने लिए कोई महल नहीं बनाया, क्योंकि हमें आर्कियोलॉजिकली कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं मिलती है जो उनको कॉमेमोरेट करती हो। हमें अशोक तक की कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं मिलती है जो उन्हें कॉमेमोरेट करती हो। तो ये है कल्चरल कंटिन्यूटी। जैसे मैंने आपको, जब ये पॉडकास्ट शुरू हुआ, मैंने बोला कि सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन में हमें कोई राजा का मेन इंपॉर्टेंस नहीं मिलती। हमें दिखता है कि वो सर्वाइव कर रहे थे अगर किंग ना भी होता तो। मौर्यन एम्पायर में हमें पता है इनके बारे में, क्योंकि ग्रीक्स ने इनके बारे में लिखा, मेगास्थनीज आए उन्होंने इनके बारे में लिखा। मौर्यन एम्पायर ने अपने बारे में ज़्यादा नहीं लिखा है। तो वो कंटिन्यूटी यहाँ पे भी चल रही है कि वो संन्यास लेकर कह रहे हैं कि अब मेरी रिटायरमेंट की एज है और मैं जा रहा हूँ। वो इसलिए है क्योंकि जो कौटिल्य की टीचिंग्स थी उसमें मेन टीचिंग ये थी कि राजा अय्याशी करने के लिए नहीं बना। उससे पहले के जो राजा थे नंद डायनेस्टी के, वो अय्याशी करने लगे थे। कौटिल्य ने ये एस्टेब्लिश किया कि राजा का परम धर्म है जनता की सेवा, और वो एज अ सेवक ही उन्होंने, जब उसको अपब्रिंगिंग ही चंद्रगुप्त मौर्य की इस तरह से की, तो वो एज अ सेवक ही निकला और उसने सेवा ही की। और सेवा के बाद में उसने सोचा कि अब मेरी जो सेवा करने की जो टेन्योर था या ड्यूरेशन था वो ख़त्म हो गया, और वो मॉन्क बनकर चले गए। और इसीलिए हमें अपने वैदिक वैल्यू सिस्टम में और वैदिक धर्म में और कौटिल्य नीति में कंटिन्यूटी दिखाई देती है। ये वो मिसिंग लिंक है। ये राजधर्म जो स्पेसिफिक वर्ड है, राजधर्म की शुरुआत वेदास में हुई, जिसका सबसे प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन हमें मौर्यन एम्पायर में चाणक्य की
चाणक्य नीति में मिलता है। बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छा पीस मेरे को लगता है, हमने ये जो है लिंक करके एस्टैब्लिश करके निकाला है। बहुत मज़ा आया मुझे। और गौरव भाई, आपने टाइम निकाला हमारे साथ ये पूरी सीरीज रिकॉर्ड करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि हम बार बार ये करते रहें। और हैरी भाई, आप जितनी बार भी आते हैं, यू जस्ट डोंट फेल टू अमेज ऑल ऑफ अस, आई थिंक। नहीं, द प्लेजर इज़ ऑल माइन कि मैं इतने इंटेलेक्चुअल माइंड्स के साथ में बैठकर काफ़ी सारी चीज़ें सीख पाया, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई चोज टू डू दिस पॉडकास्ट। थैंक यू गौरव भाई। एंड क्यूरियस कोबरा को हमारी तरफ से बहुत बहुत, राज भाई जो है ना वो पाइथन लाए थे, अभी हम क्यूरियस कोबरा ले आए अपने पॉडकास्ट पे। Right. सो थैंक यू फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस, एंड थैंक यू हैरी फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस येट अगेन। थैंक यू तरुण एंड गौरव, मुझे भी आपके साथ में बहुत मज़ा आया। मुझे भी ऐसा लगा कि हमारी वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा मैच कर गई है जब हम इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशंस की बात करें। आपने बहुत ज़्यादा डेप्थ दी सारी कॉन्वर्सेशंस को, एंड इट वाज अ प्लेजर टू शेयर अ स्टेज विद यू। Pleasure is all mine. So thank you. थैंक यू।